दोस्तों, आज की कहानी साल 1948 में घटी नकबा इवेंट के ऊपर बेस्ड है। जिसको नहीं पता कि नकबा इवेंट में क्या हुआ था, उसको हम बता दें कि ये वो दौर था जब 75% फलस्तीनी देश को इजराइल घोषित कर दिया गया, कुछ ताकतवर लोगों ने जैसे कि यूएन और यूएस ने, जिसके कारण 500 छोटे छोटे गांवों में रहने वाले 7 लाख फलस्तीनी को अपना घर छोड़ना पड़ा, जिसमें कि बहुत से अपनी मंजिल तक पहुंच सके और बहुत से वहीं पर मारे गए। उन्हीं में से एक कहानी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। 14 साल की फरहा जो गार्डन में बैठकर बुक पढ़ रही है और वहीं पास में ही उसकी सारी सहेलियां, लेकिन फरहा का पूरा ध्यान उसकी किताब में था। जिसके बाद वो सभी अपनी टीचर के पास जाते हैं होली बुक का रिवीजन करने के लिए। यहाँ पर फरहा सबसे चुपचाप थी। आज टीचर उन्हें जल्दी घर जाने को कह देते हैं क्योंकि कल टाउन में एक लड़की की शादी है, इसीलिए सभी लड़कियों को तैयारी भी करनी थी। इसी बीच टीचर कहते हैं कि तुम लोगों की भी शादी एक दिन जरूर होगी, इतना मत खुश हो। पर यह बात फरहा को पसंद नहीं आई। वो बोल उठती है कि टाउन में एक गर्ल स्कूल भी होना चाहिए जैसे कि लड़कों के लिए है। पर टीचर ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, पर उनकी खामोशी ने सब कुछ बयान कर दिया। बाहर जाने पर फरहा देखती है कि उसकी दोस्त फरीदा शहर से उसे मिलने के लिए आई है। दोनों ही आपस में खूब बातें करते हैं क्योंकि वो बचपन से दोस्त हैं। पर कुछ सालों पहले फरीदा के माँ बाप शहर चले गए। अब वो वहीं के स्कूल में पढ़ाई करती है। फरहा कहती है कि उसको भी शहर जाना है, वहाँ पर पढ़ाई करनी है। तो फरीदा कहती है कि मुझे तो सुकून यहीं आकर मिलता है, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ना ही पेड़ पौधे ना ही कोई जानवर, यहाँ तो सब कुछ है। जो सुनकर फरहा कहती है कि तुम खुद को खुश नसीब मानो कि तुम शहर जाकर पढ़ाई कर रही हो। पर फरीदा का ऐसा बिल्कुल नहीं मानना था। इतने में वो देखती हैं कि अंग्रेज वापस जा रहे। दरअसल जैसे भारत पर कई साल अंग्रेजों का शासन था, वैसे ही सन 1918 से लेकर 1948 तक फलस्तीन देश भी ब्रिटिश के अंडर आया करता था। लेकिन आज सभी ब्रिटिश सैनिक उस गांव को छोड़कर जा रहे। ऐसा क्यों उन्हें भी नहीं पता, पर गांव के सभी बच्चे और लोग आज बहुत खुश हैं क्योंकि वो उनके जुल्मों को अब नहीं सहेंगे। घर आने पर फरहा देखती है कि उसके अंकल घर आए हुए हैं और उसके पिता से बात कर रहे हैं, जो कि इस गाँव के मेयर हैं। इतने में फरहा चाय लेकर आती है तो उसके पिता उसे अंकल से कहते हैं कि अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, कुछ ही सालों में इसकी शादी करवा दूंगा। जो सुनकर फरहा ने कहा कि बाबा, 1 हफ्ता बचा है स्कूल रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फरहा के बाबा बहुत ही संवेदनशील आदमी हैं। उन्होंने कभी भी फरहा के ऊपर गुस्सा नहीं किया, हमेशा उसकी बात को समझा है। और उसके अंकल कहते हैं कि वो सही तो कह रही है, अगर उसको जाना है तो वहाँ पर पढ़ने के लिए, तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन उसके पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। अब शाम होने से पहले फरहा देखती है कि अंकल के साथ उसकी माँ भी जा रही हैं, क्योंकि शहर में उसके दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उन्हें उनका ख्याल रखना है। तो वो उन्हें अलविदा कह देते हैं, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सुबह होने पर वो देखती है कि बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। जब वो खिड़की से देखती है तो वहाँ पर उसके टीचर और पापा आपस में बातें कर रहे हैं। उसके पिता टीचर से सलाह ले रहे थे। उनका मानना था कि उनकी बेटी पढ़े, पर टीचर का कहना था कि अब वो और क्या सीखेगी, इतना सब कुछ तो उसे आता ही है पहले से। और यहाँ फरहा बाहर आकर उनके मुंह पर बोल देती है कि मैथ, हिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस ये सब उसे सीखना है। उसके गुस्से को देखकर उसके पिता उसके अंदर जाने को कहते हैं, पर इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके अंदर कितना जुनून है पढ़ाई को लेकर। अब उसी शाम उसके घर नासिर नाम का लड़का आता है। जो खाना लेकर आया था वो उसके अंकल का बेटा था, लेकिन फरहा उसके मुंह पर गेट को बंद कर देती और अपने रूम में आ जाती। 2 दिन बाद उसकी सहेली की शादी थी, जिसमें सभी लड़कियां बहुत खुश होती। तभी फरहा देखती है कि नसीर उसके पिता के साइड में ही बैठा हुआ है। शायद उसके पिता उसे उसकी शादी करवाना चाहते, जो बात उसे पसंद नहीं आती। इसीलिए वो शाम में इस बारे में अपने पिता से बात करती है। उनसे कहती है कि अभी वो पढ़ना चाहती है, पर उसके पिता कहते हैं तुम्हारी शादी नसीर से ही होगी। फरहा गुस्से में कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतने में उसके पिता अपनी जेब से एक पेपर निकालते हैं जो स्कूल रजिस्ट्रेशन का था। वो मान गए थे उसको शहर भेजने के लिए, क्योंकि फरहा उनके दिल के बहुत करीब थी और वो उसकी किसी भी बात को टाल नहीं पाते थे। बाकी जो कोई भी कहेगा वो उसको खुद ही संभाल लेंगे। अब फरहा तो 7वें आसमान पर थी, उसका सपना पूरा होने जा रहा था। पूरे शाम वो शहर के सपने सजा रही थी। इतने में उनके गेट पर कुछ बंदूकधारी लोग आते हैं, जो कि असल में फलस्तीनी रेबल्स थे। कुछ आर्मी वाले थे जो कि फलस्तीन की हिफाजत करते हैं। वो चीफ को बताते हैं कि साउथ फलस्तीन को पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया, उसको अब इजराइल अपने कब्जे में ले रही है और इसी वजह से कुछ रेबल्स ने जंग छेड़ दी है।
अगर आप भी हमारा साथ दो तो हम उनसे लड़ सकते हैं। लेकिन फरहा के पिता को पता था कि यह नामुमकिन है। उनके साथ दुनिया की कई बड़ी ताकतें हैं, ऐसा करके वो खुद को मौत की दावत दे रहे हैं। इसीलिए वो उनसे कहते हैं कि हमने अरब के कुछ देशों से बात की है, वो मदद के लिए तैयार हो गए। ये सुनकर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, पर जाते जाते वो कहते हैं कि अगर कुछ भी हुआ इस गांव में तो उसकी जिम्मेदारी उनकी ही होगी। बाहर निकलते टाइम चीफ फरहा को देख लेता है, पर बिना कुछ कहे चला जाता है। आज की सुबह फरहा की आंख जल्दी खुल गई है। वो बाहर आकर अपने पिता को ढूंढने लगी है, क्योंकि आज कुछ अजीब सा माहौल है। चारों ओर कुछ ज्यादा ही खामोशी है और ठंड है। इतने में उसके पिता कमरे से बाहर निकलते हैं और दीवारों में जो खाली हिस्से थे उन्हें भरने लगते हैं, जो देखकर फरहा भी सोच में डूब गई। इतनी सुबह ये सब करने की क्या जरूरत है? पर उसके पिता ने कहा कि तुम जाकर सो जाओ, अभी तो सूरज निकलने में बहुत समय है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि फरहा ने जब फरीदा को बताया कि उसके पिता मान गए हैं उसको शहर भेजने के लिए, तो वो बहुत खुश हुई। ये सुनकर दरअसल फरहा एक टीचर बनना चाहती है और फिर यहाँ आकर एक गर्ल स्कूल भी खोलना लगे। पर उसे अपने पिता की फिक्र है कि उसके जाने के बाद वो एकदम अकेली पड़ जाएगी, और इसी उलझन में वो कल रात से है। इस बीच अचानक उन्हें किसी धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। वो फौरन गांव की ओर गई तो वहां देखा कि चारों ओर गहमा गहमी है। सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, लोग अपने सामानों को वहीं छोड़कर भाग रहे हैं। तभी फलस्तीनियन रेबल्स अनाउंसमेंट करते हैं कि इजरायली इसी ओर आ रहे, इसीलिए वो लोग नॉर्थ वाले रास्ते को चुने। इस बीच फरहा की आंखें बस अपने पिता को ही तलाश कर रही थी, जो कि वहां के लोगों की मदद कर रहे थे। इतने में फरीदा के पिता कार लेकर आते हैं और उन दोनों को कार में बैठने को कहते हैं। लेकिन फरहा ऐसे अपने बाबा को छोड़कर नहीं जा सकती, पर चीफ उसको कार में बैठने को कहते हैं, इसीलिए उसको मजबूरन बैठना ही पड़ता है। पर जब गाड़ी की खिड़की से वो बाहर देखती है खुद के बाबा को ऐसे बेसहारा खड़े हुए, तो उसे रहा नहीं जाता। वो चलती हुई गाड़ी से कूदकर उनके पास आ जाती है और गले से लग जाती है। चीफ उसको लेकर फौरन घर के अंदर जाते हैं और खुद की बंदूकें और कुछ सामानों को लेने लगते हैं। फरहा भी अपने कपड़ों को रख लेती है और साथ में वो स्कूल रजिस्ट्रेशन पेपर भी। जब वो लोग गेट पर पहुंचते हैं तो सुनते हैं कि बाहर गोलियां चल रही है, लोग चीख रहे हैं, मासूम बच्चे रो रहे हैं, भैंस बकरियां इधर उधर भाग रही है। चीफ ऐसे हालातों में अपनी बेटी को बाहर लेकर नहीं जा सकते, इसीलिए वो फरहा को स्टोर रूम में जबरदस्ती बंद कर देते हैं। हालांकि फरहा यहाँ अकेले नहीं रहना चाहती, पर उनका कहना है कि वो मदद लेकर जल्दी ही वापस लौटेंगे। तब तक वो यहीं पर रहे, चाहे कोई भी उसे बाहर आने को कहे वो बाहर ना निकले। वो उसे अपने खंजर दे देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब उन्हीं का डर सताने लगा है कि उस कमरे में बस एक ही रोशनदान था, जहां से कुछ हल्का सा उजाला उसके मुंह पर पड़ रहा था, जिसके सहारे वो सांस ले पा रही थी। बाकी पूरा कमरा अंधेरे से भरा हुआ था। या फिर वो हमेशा यहीं पर अटकी रहेगी, या फिर उसके शहर फलस्तीनी को सच में कोई लूट लेगा। यही सब ख्याल उस 14 साल की लड़की के दिमाग में बार बार आए जा रहा है। बीच बीच में बाहर से गोलीबारी और असला बारूद की आवाज आए जा रही है, जिससे पता लगता है कि लड़ाई अभी भी जारी है। कुछ देर बाद वो जाकर बाहर देखती है तो पता चलता है कि रात होने को आ गई है, पर अभी तक उसे बाबा नहीं आए। इस इंतजार में जाकर सुबह कर देती है वो, पर अभी भी वो नहीं है। लेकिन अब फरहा को बहुत तेज भूख लगी है। वो अपनी ओर देखती है तो वहां उसे एक जार में कुछ मिलता है, पर उसको खोलने पर पता चलता है कि वो सामान सड़ चुका है, जिससे वो मायूस हो जाती है। वो उसको रख देती है। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि कहीं से धुआं आ रहा है। दरअसल ये इजरायली सेना द्वारा फेंकी गई गैस थी, ताकि अगर कोई अंदर छुपा रहे तो बाहर आ जाए। लेकिन फरहा ने उस रोशनदान को कपड़े से ढक दिया, जिससे कि धुआं आना बंद हो गया। कुछ देर बाद बाहर सब कुछ शांत हो गया, मानो सब कुछ खत्म सा हो गया। इतने में उसे कुछ हलचल सुनाई देती है। उसे लगा कि बाबा आ गए। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, पर वो बस एक चिड़िया थी। उस रात वो अपने उसी स्कूल रजिस्ट्रेशन को पेपर को निहार रही थी। उसका एक सपना जो शुरू होने से पहले ही उसे किसी की नज़र लग गई। तभी उसने देखा कि जिस लालटेन की उजाले के सहारे उसने रोशनी की हुई थी, वो भी अब खत्म हो गई। तो उसने उसे वहाँ कुछ अनाज की सूखी पत्तियों को जलाकर रोशनी की। इस बीच फरहा को तेज प्यास लगती है, पर आलम इतना बुरा है कि पीने को एक बूंद पानी तक नहीं है, जिसके चलते उसके गले सूख गए हैं। उसने फिर से सोने की कोशिश की। उसी कोशिश में सुबह हो गई, लेकिन वो सो ना पाई। अब उसके सब्र का बांध टूट चुका है। वो गेट को खोलने जाने लगी है, पर तब उसे पता चलता है कि वो तो बाहर से बंद है। उसने उस खंजर से भी उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए वो उसी इंतजार में बैठ गई कि कोई आएगा और उसकी मदद करेगा। अब 3 दिन होने को आ गए हैं बिना कुछ खाए
वो बेचारी वहीं अंधेरे में बंद है। इतने में उसे बाहर से किसी औरत की चीखने की आवाज़ आती है। उसने बाहर इसी उम्मीद में देखा कि शायद कोई होगा जो उसकी मदद कर दे। तब उसे बाहर एक परिवार दिखा जिसमें कि 2 बच्चियां थी और हस्बैंड वाइफ प्रेग्नेंट थी। और फराह ने देखा कि वो बहुत दर्द में है। उसने वहीं अपने बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद वो आदमी अपने परिवार को लेकर ऊपर चला गया। तभी फराह ने आवाज़ लगाई, जो उसने सुन लिया और उसके करीब आया। फराह ने उसे सब कुछ बताया और कहा कि इस गेट को खोल दो। इतने में बाहर से एक अनाउंसमेंट की आवाज़ आई, जो कोई भी अपने घर में छुपा इस गांव को छोड़कर चला जाए, ये अब हमारा देश है। तो वो आदमी घबरा गया और फौरन अपने बीवी बच्चों को छत पर लेकर चला गया और खुद उन लोगों से बाहर बात करने गया। वो इजरायली सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो उसने कहा कि वो बस पानी पीने के लिए यहाँ पर आया है। वैसे वो दूसरे गाँव का है, लेकिन उस ऑफिसर को यकीन नहीं था। उसे लग रहा है कि घर में उसने कुछ छुपाया है, शायद कोई हथियार होंगे, इसीलिए वो अपने कुछ लोगों को अंदर छानबीन करने के लिए भेज देता है। ये सब फराह अंदर से देख रही। उसे डर था कि कहीं वो उसे भी ना देख ले। अंदर से उसकी पत्नी को बाहर लेकर आया जाता है, जिसकी तलाशी लेडी सोल्जर लेती है। उसे पता चलता है कि उसने अभी अभी अपने बच्चे को जन्म दिया। इतने में ऊपर से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, जो सुनकर वो उन्हें भी नीचे ले आता है। अब यहाँ उस आदमी को डर लगने लगा था कि कहीं वो उसके परिवार को कुछ कर ना दे, इसीलिए वो उसके पैरों में गिर जाता है। उसकी कोई भी खता कसूर नहीं थी, सिवाय इसके कि वो एक फलस्तीनी है, बस और कुछ नहीं। लेकिन वो इजरायली मानने को राजी नहीं था। वो कहता है कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है हमसे ये बात छुपा कर। इसीलिए वो पूरे परिवार को लाइन से खड़ा कर देता है, जिसमें वो 2 छोटी बच्चियां और 1 दिन का बच्चा भी था। इस मंजर को देखकर फराह की आंखें नम हो जाती है। उसका दिल फट गया था, क्योंकि अब उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। वो इजरायली सैनिक उन सभी को लाइन से शूट कर देते हैं, जिसमें वो 1 दिन का बच्चा भी था। ज़रूर ऊपर जाकर गॉड को बताएगा वो, जिन लोगों को उन्होंने इंसान के नाम पर बनाया था, उन्होंने अब जानवरों का रूप ले लिया है। ये मंजर देखकर आपको हिटलर का किया गया जुल्म याद आया होगा, जो उसने ज्यूस पर किया था, और आज यही ज्यूस सेम वही जुल्म फलस्तीनी लोगों पर कर रहे हैं। ये सब देखकर फराह बहुत रोती है, क्योंकि आज उसने वो मंजर अपनी आंखों के सामने देखा था, जो कि उसके लिए बहुत दर्दनाक था। तब जाने लगते हैं, तभी ऑफिसर ने देखा कि वो छोटे बच्चे को गोली नहीं लगी है, वो अभी भी जिंदा है। इसीलिए उसने अपने आदमी से कहा कि इसको मार दो। तो वो उसकी ओर बंदूक तानता है। तो वो ऑफिसर ने कहा, अरे अपनी गोली क्यों वेस्ट कर रहे हो, इसको ऐसे ही मार दो, ये एक इंसान के शब्द हैं। जी हाँ, एक इंसान के। उस सैनिक ने पहले सोचा कि इसका मुंह पैर से कुचल दे, पर वो ऐसा कर न सका। कहीं ना कहीं उसके अंदर की इंसानियत जाग गई। उसको वैसे ही छोड़कर वो चला गया, पर वो बच्चा भूख के कारण रो रहा था, जिसकी चीखें फराह के कानों में बार बार आ रही थी। वो चाहकर भी बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि गेट तो बंद है। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात, लेकिन वो बच्चा अभी भी चीखे जा रहा है। यहाँ फराह को उल्टियाँ होने लगती है, जिसके चलते वो वहीं गेट पर बेहोश हो जाती है। जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो चारों ओर सन्नाटा था। वो बच्चा भी अब चुप सा हो गया है, इसीलिए फराह को उसकी फिक्र होने लगी। उसे ख्याल आया कि जब वो इस रूम में पहली बार आई थी तो उसे एक अनाज की बोरी में एक पिस्तल मिली थी, जिसको उसने उसी जगह पर छुपा दिया। वो उसी बोरी को चेक करती है तो उसे वहाँ पर वही बंदूक मिल जाती है, जिसे वो गेट पर शूट करती है। देन वो गेट खुल जाता है। सबसे पहले बाहर जाकर वो खुद की प्यास बुझाती है और पानी पीती है। फिर वो उस मासूम के पास जाती है, पर उसने देर कर दी। वो बच्चा मर चुका है। अब इन लोगों को नरक में कौन सी सज़ा मिलेगी, ये तो ऊपर वाला ही डिसाइड करेगा। उस बच्चे के आसपास मक्खियाँ मंडरा रही थी। बाहर आकर उसने देखा कि जो गांव कभी आबाद हुआ करता था, आज वो किसी नर्क जैसा बन चुका है। चारों ओर बस लोगों की लाशें हैं। जिस घर के आंगनों में बच्चों की खेलने की आवाज़ आती थी, आज वो सुनसान पड़ा हुआ है। गांव का झरना आज भी है, पर उसमें नहाने वाला कोई नहीं है। वो पेड़ से टंगा झूला आज भी है, पर आज सिर्फ उस पर फराह बैठी है, अकेली। ना ही उसकी दोस्त है और ना ही उसके पिता। सब कुछ बर्बाद कर दिया उन लोगों ने, सिर्फ एक ही झटके में। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। फराह पैदल ही एक अनजान सफ़र पर निकल गई है। पता नहीं ये रास्ता उसको कहाँ लेकर जाएगा, या फिर बीच में उसको भी वो लोग मार देंगे, किसी को कुछ पता नहीं है। ये कहानी तो आज से 70 साल पहले की है, पर आज भी कुछ नहीं बदला। सब कुछ वैसा ही है। लोग दौलत और ताकत का इस्तेमाल करके आज भी उन बेगुनाहों के घरों को तोड़ रहे हैं, उन्हें बेघर कर रहे हैं। न जाने कितनों को अनाथ कर दिया, कितनों को विधवा कर दिया, कितनों को अनपढ़ बना दिया। किसी भी चीज़ का कोई हिसाब नहीं है। कहानी के आखिर में हमें बताया जाता है कि फराह
अपने पिता से दोबारा कभी नहीं मिली। हो सकता है कि इस पूरे इवेंट में उसके पिता मारे गए। फरहा, जिसका असली नाम रादिया है, वो यहाँ से सालों बाद सीरिया चली गई। अगर आपके देश में किसी अनजान देश के लोग घुस जाएं और कहें कि ये हमारा देश है, तो आपको कैसा लगेगा? यही सेम चीज़ फरहा पर बीत रही है। वेल, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।